नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला वो है सेकंड चैप्टर, और इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं आज हम पार्ट वन की। इस पार्ट वन के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? यूरोपीय संघ जो आपका है यूरोपीय संघ जो आपका सबसे पहला टॉपिक है, इसके हम कुछ पार्ट को हम कवर कर देंगे आज। मतलब कुछ जो पोर्शन है वो आज हम इसका कवर कर देंगे, ठीक है। और नोट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो के नेट्स में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से हैंड रिटन नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम के अंदर है। और अगर आप इसकी पीपीटी चाहते हैं तो इसी वाले क्लास पीपीटी को हम जब आपका लास्ट पार्ट होगा उसकी वीडियो के नीचे आपको इसकी पीपीटी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती यहाँ पर, ठीक है जी। और हाँ, वीडियो की फीस आपकी यही है भाई, जाकर लाइक सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दीजिएगा, आपका बड़ा अच्छा रहेगा, इस चीज़ के लिए आभारी रहूँगा मैं, ठीक है। चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को हम। देखिए, चैप्टर का जैसे कि नाम अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सत्ता। सत्ता का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है, इतना याद रखिएगा। पावर होता है के समकालीन, के समकालीन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब ये होता है कि एक समय में होना, वो चीज़ होता है कंटेम्प्रेरी। मतलब ये 1991 के बाद वाले पीरियड को बोला जा रहा है एक तरफ से, ये समझ लिए। केंद्र का मतलब होता है कोई सेंटर हो, यानी कि जमावड़ा हो। क्या हो? जमावड़ा हो रखा हो। मतलब क्या है? अब इनको जरा इकट्ठा मिला करके देखते हैं। देखिए, सत्ता के वो केंद्र जो कि 1941 1991 के बाद अमेरिका की पावर को चुनौती देने के रूप में खड़ी हो रही हैं, वो कोई है क्या? तो उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पर ढूंढना है। मतलब क्या था यहाँ पर कि आप लोगों को पता होगा। देखिए, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। आप लोगों को पता होगा, जो हमने लास्ट वाली अपनी वीडियो करी थी उसके अंदर हमने देखा भी था, दो ध्रुवीयता का जो अंत वाला चैप्टर था उसके अंदर हमने क्या देखा था? जो विश्व है वो दो ध्रुवीयता के अंदर बटा हुआ था। मतलब क्या कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड कह रहा हूँ, फर्स्ट वाला चलिए बता देते हैं, 1914 से लेकर के 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार आपका कब तक होता है, कोई बताएगा? वो होता है आपका 1939 से लेकर के 1945 के बीच में होता है। और जैसे ही आपका 45 खत्म होता है तो इसी 1945 से लेकर के आपका 1991 तक आपका क्या चलता है? कोल्ड वार। कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध आपका यहाँ पर चलता है ये, ठीक है जी। और जो आपका शीत युद्ध चल रहा है, मतलब कि जो विश्व है वो कितने ध्रुव में बटा हुआ है? ध्रुव का मतलब क्या होता है? शक्ति का केंद्र, यानी कि जमावड़ा। शक्तियों का जमावड़ा कितने पार्ट्स में है पूरे वर्ल्ड के अंदर? तो जो पूरा वर्ल्ड है वहाँ पर जो शक्तियाँ हैं, दो ही महाशक्तियाँ हैं। कौन कौन है? एक तो आपका यूएसएसआर हो गया और एक हो गया आपका यूएसए। इस यूएसएसआर की जरा फुल फॉर्म बताइए। तो इस वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म बताइए। कर लिया? ठीक है, मैं बताता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। आप इसको मैच कर लीजिएगा, नहीं कर पा रहे हैं तो सुधार लीजिएगा। अब देखिए, हमने क्या बात करी थी कि शीत युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि जो जो विश्व है वो दो गुटों के अंदर बटा हुआ था। दो गुट कौन कौन से थे? ये यूएसए और दूसरा था अमेरिका। अब हो क्या रहा था कि जो यूएसएसआर है ये ऑटोमेटिकली जो है 25 दिसंबर 1991 में, आपको ये बस ये वाला याद रखना है, 25 दिसंबर भी याद रखिएगा, बिकॉज कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर पे। तो 1991 में क्या होता है कि जो सोवियत संघ है वो अचानक से गिर जाता है, यानी कि वो उसका विघटन हो जाता है। बट अमेरिका जो है वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जब ऑटोमेटिकली सोवियत संघ विघटन हो जाएगा, गिर जाएगा, तो पूरी जो विश्व है, अब उस पूरे विश्व में कितने लोगों का पावर रहेगा? सुपर पावर कौन बन के रहेगा? मतलब महाशक्ति के रूप में कौन बन करके बचा रहा? वो रहा अमेरिका। इसलिए बोलते हैं कि जो पूरा जो विश्व है वो अब एक ध्रुवीय विश्व बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपका यही बता रखा है कि जो आपका पूरा जो विश्व है वो आपका एक ध्रुवीय विश्व के रूप में हो जाता है, जहां पर केवल और केवल अमेरिका की ही वर्चस्व था। अमेरिका का क्या था? वर्चस्व। वर्चस्व का क्या मतलब क्या होता है? बोलबाला। क्या होता है बेटा? बोलबाला। या फिर आप इसको दादागिरी भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? दादागिरी। जैसे आप अपने घर में दादागिरी करते हो ना, जैसे आपकी मदर दादागिरी करते होगी या फिर आपकी बहनें दादागिरी करती होगी, तो वैसे ये भी हैं। दादागिरी करने लगे थे कौन? अमेरिका। कब? 1991 के बाद। अब हमें इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ना है कि जो अमेरिका की दादागिरी है, यानी कि अमेरिका का जो बोलबाला है, इसको चुनौती देने के रूप में क्या कोई और देश या कोई संगठन है जो सामने आ रहा है, या कोई और देश और संगठन है जो इसके वर्चस्व को चुनौती दे सकता है इन फ्यूचर में? तो जी हाँ, इसी चीज़ को हमें यहाँ पर पढ़ना है कि अमेरिका के वर्चस्व, यानी कि अमेरिका की बोलबाला, यानी कि उनके दादागिरी को चुनौती देने के लिए कोई देश है या कोई संगठन है जो कि इनकी चुनौती दे सकता है? तो जी हाँ, यहाँ पर दो रूपों में आपके चुनौती देने के लिए लोग आते हैं। सबसे पहले आपका हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर संगठन के बारे में, दूसरा है आपका देश के रूप में भी लोग आते हैं।
पहले तो ये समझ लीजिए कि संगठन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब ये मान लीजिए छोटे छोटे देश हैं सारे के सारे, ठीक है, जब छोटे छोटे देश है, ये सारे के सारे जो देश है ना छोटे छोटे, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, संगठन। और ऐसे ही जो संगठन है कुछ बने भी हुए थे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला आपका हो जाएगा यूरोपीय संघ, दूसरा है आपका आसियान, तीसरा हो गया आपका ब्रिक्स, चौथा हो गया आपका सार्क। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका जो सीबीएसई है वो कहती है कि बच्चों को ब्रिक्स नहीं पढ़ाना है, हमें सार्क नहीं पढ़ाना हमें। तो आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो दो ध्रुवीयता, सेकंड जो चैप्टर है आपका सत्ता के समकालीन केंद्र, उसके अंदर आपको सोवियत संघ और आसियान के बारे में अच्छे से पढ़ना है, डीप में ले जाकर के आपको अच्छे से पढ़ना है। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, पिछले साल वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर आप देख सकते हैं जी। जस्ट पर नॉलेज अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। सेकेंड है जो अमेरिका के दादागिरी यानी अमेरिका की जो बोलबाला है उसको चुनौती देने के रूप में कुछ इकलौते देश के रूप में भी खड़े होकर के आ रहे हैं। जैसे कि हमारा प्यारा भारत हो गया, दूसरा नल्ला चीन हो गया, तीसरा आपका जापान हो गया, चौथा आपका दक्षिण कोरिया हो गया, इजराइल हो गया, रूस हो गया, ठीक है। लेकिन आपका जो सिलेबस है, जो आपकी सीबीएसई है, वो हमें बताती है कि सीबीएसई जो बोलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आपको मात्र इन तीन चीज़ों के बारे में, मतलब इन तीन देशों के बारे में ही पढ़ना है। भारत के बारे में नहीं पढ़ना है, इजराइल और रूस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमारा प्यारा भारत है इसलिए मैं कट नहीं लगा सकता। चीन को पढ़ना है हमें, जो नल्ला चीन है उसके बारे में पढ़ना है, जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के आपका जो ये है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है, जहाँ पर हमें देखना है कि अमेरिका के वर्चस्व यानी अमेरिका की जो दादागिरी है उसको चुनौती देने के रूप में कौन कौन से देश या संगठन जो है सामने उभर करके आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना सोवियत संघ के साथ, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको जरा ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, किसी भी चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ने चाहिए या पढ़ने होते हैं, उसके बारे में आपको डिस्कस करना होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दी यूरोपीय संघ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईयू भी लिख सकते हैं। दूसरा है आपका आसियान, इसको हिंदी में हम यहाँ पर ऐसे आसियान भी लिख सकते हैं, और प्लस आपका इसको हम इंग्लिश में भी आसियान लिख सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ये आसियान की, कौन सी फुल फॉर्म है ये, इस आसियान का ही फुल फॉर्म है ये, क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। और आपका है नेक्स्ट चीन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो कैसे आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है और वो अमेरिका की शक्ति को चुनौती दे रहा है। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा कि जापान के बारे में और दक्षिण कोरिया के बारे में। जापान के बारे में एक फेमस कोट है, क्या, उगते हुए सूर्य के रूप में कौन देश को जाना जाता है, यानी उगते हुए सूर्य के रूप में किस देश को जाना जाता है, वो है जापान। इसका कहने का मतलब क्या है कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार जो सूर्य की किरणें उगती है या निकलती हैं वो कहाँ पर निकलती है, जापान के अंदर। भारत के अंदर कोई बता सकता है मुझे किस राज्य के अंदर सबसे पहली बार सूरज की किरणें निकलती हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नहीं पता तो अभी थोड़ी देर में बता भी दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर पढ़ना है, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा है यूरोपीय संघ, ठीक है जी। अब इस यूरोपीय संघ का अगर आप झंडा देखोगे, ये जो लिखा है ना ईयू बीच में, ये हटा देना, ये पूरा ब्लू कलर में ही था। और ये जो देख रहे हो सितारे, ये टोटल 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं बेटा, 12 सितारे हैं। और इन सितारों का मतलब क्या है, ये सितारे जो है ना ये सोने के रंग के सितारे हैं, ये चीज़ याद रखिए, सोने के रंग के सितारे, 12 सितारे, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। प्लस ये जो 12 सितारे हैं इनका मतलब क्या है, ये तीन जो 12 सितारे इनको जो घेरा बांध के रखे हुए मतलब सर्कल में है ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है, यानी ये सिंबल है किसका, एकता और मेल मिलाप का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये वो यूरोपीय संघ का झंडा था जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। अब एक चीज जरा यहाँ पर समझिए, जो यूरोपीय संघ, ये जो बार बार नाम सुन रहे हो आप लोग यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ के मतलब से क्या जा रहा है, मतलब कि यूरोपीय जो महाद्वीप है उन्हीं देशों के संघ को, उन्हीं देशों के यूनियन को ही हम क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन। यानी यूनियन मतलब समझते हो ना, संगठन ही बोलते हैं इसे हिंदी में भी, ठीक है। ये इसका मतलब बैठ रहा है। लेकिन ये जो यूरोपीय संघ एकदम नाम आप पढ़ रहे हो ना ये चीज टाइम पर, ये शुरुआत में ऐसा इसका रूप नहीं था। शुरुआत में ये कुछ और था, फिर बाद में कुछ और बना, फिर उसके बाद कुछ और बना, और ऐसे ऐसे बनते बनते ये 1992 में जा करके ये पूरा का पूरा यूरोपीय संघ, इसका एक प्रॉपर नाम पड़ा, ठीक है। तो हमें यही डिस्कस करना है कि कैसे पड़ा, क्या पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। इससे पहले जरा मैं आपको बता दूं, जो यूरोपीय संघ है ये बनने की शुरुआत इसकी हुई कैसे थी आखिरकार, इसमें ऐसा क्या हो गया था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, उस सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर आपको याद है ना, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे, जहाँ पर हमने देखा था कि ज़्यादातर जो देश हैं वो कौन से देश थे, यूरोप महाद्वीप के देश थे। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे कहाँ के देश हैं, सब के सब आपके यूरोप के ही देश हैं, ठीक है।
अब हो क्या रहा था कि जब आपका युद्ध लड़ा जा रहा था ना, तो मुख्य जो अखाड़ा बना हुआ था वो आपका यूरोप ही बना हुआ था, जहाँ पर जितनी भी जान या माल की हानि हो रही थी सब कुछ यूरोप के अंदर ही हो रही थी, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। यानी कि जो उसकी जो काम काज का तरीका है, जो भी काम काज कर रहे थे लोग, या उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो कार्य, जो भी चीज़ें हैं, मतलब अर्थव्यवस्था वो नष्ट होने लग गई थी। इसी अर्थव्यवस्था को नष्ट होते हुए देखते हुए बहुत सारे जो देश है वो बहुत ज़्यादा मतलब गिर गए थे, अपने पाँव पर खड़े नहीं हो पा रहे थे एक तरफ से, मतलब अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहे। जैसे पाकिस्तान है ना इस टाइम पर, नल्ला पाकिस्तान, बिल्कुल वैसी उनकी हालत हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो यूरोप है उसका दो भागों में बंटवारा भी हो रखा था। एक तरफ था आपका पश्चिमी यूरोप और दूसरा था आपका पूर्वी यूरोप। अब इसमें मैं पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अमेरिका ने ना एक एक योजना बनाई थी। उस योजना का नाम क्या है, मार्शल योजना। इस मार्शल योजना का क्या मतलब है, इस मार्शल योजना का जरा मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए हुआ क्या था कि जब अमेरिका ने देखा 1991 के बाद की ये है, 1991 के बाद जब याद है ना आपको, अमेरिका जो है पूरे एक राष्ट्र के रूप में उभर करके आया, एक महाशक्ति के रूप में उभर करके आया था। लेकिन जब आपका शीत युद्ध चल रहा था उसी दौरान में क्या होता है कि 1948 के अंदर, 1948 के अंदर क्या होता है, आपका जो अमेरिका है वो बोलता है कि भाई साहब, अपने जो विदेश मंत्री हैं उनके विदेश मंत्री का जो नाम था वो था आपका जॉर्ज मार्शल। क्या नाम था बेटा, जॉर्ज मार्शल। इन्हीं व्यक्ति को बोला जाता है कि जाओ और देख करके आओ, एक दौरा करके आओ, कहाँ पर, पश्चिमी यूरोप के अंदर, कि ये जो देश है ये अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए, अपने आप में एक सफिशिएंट एक देश बनने के लिए इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तब जाकर के जो जॉर्ज मार्शल हैं ये गए वहाँ पर, इन्होंने दौरा करा। दौरा करने के बाद इन्होंने अमेरिका को खबर दी कि भाई साहब, इनको जो है ना $15 बिलियन लगभग जो है अमाउंट दे देते हैं, जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था जो है वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। तो ये चीज़ कह करके इन लोगों ने क्या करा, फिर एक अमेरिका ने फिर पश्चिमी यूरोप को पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, जो उनके पिछलग्गू देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था को दोबारा से सुधारने के लिए मार्शल योजना चलाई, जिसके तहत उन्होंने $15 बिलियन, डॉलर का निशान पता नहीं ऐसे देते हैं, $15 बिलियन जो है इनको दिया था। ठीक है, ये बहुत कम नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा होता है। तुम्हारे 7 जन्म निकल जाएंगे तब भी नहीं खर्च होंगे इतने पैसे, समझ गए। तो ये वो है। तो ये चीज़ हमने अब डिस्कस कर ली है, ठीक है, कि आखिरकार कैसे वो उभर करके आया था, ये चीज़ें है ना। और इसके बाद जरा एक चीज़ और देख लेते हैं हम। जब आपका यूरोपीय संघ संगठन के रूप में उभर करके आ रहा था, तो 1992 के अंदर एक ट्रीटी होती है, एक मास्ट्रिट ट्रीटी होती है, मास्ट्रिट संधि होती है, ठीक है। संधि का मतलब समझते हो ना, कि आपस में लोग आते हैं और आपस में एक कुछ डिसाइड कर रहे थे कि भाई हम ये चीज़ करेंगे। तो ये मास्ट्रिट जो संधि है ये मील का पत्थर साबित होती है। मील का पत्थर मतलब क्या, यूरोपीय संघ से पहले ना, मतलब 1948 में जब आपका मार्शल योजना आया था, तो उसके बाद ये कुछ क्या बोलते हैं, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना था। फिर 1949 के अंदर आपका ये यूरोपीय परिषद बना था। फिर 1957 के अंदर आपका ये यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बना था। मतलब कहने का ये है कि शुरुआत में इनकी शुरुआत हुई थी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, फिर बाद में कुछ और बना, उसके बाद फिर 1957 कुछ और बना। ऐसे करते करते जाकर के 1992 में जाकर के इन्होंने एक फाइनल ट्रीटी करी, एक संधि करी कि भैया हमने बहुत बार नाम चेंज कर लिया है, बहुत बार अपने फंक्शन भी चेंज कर लिए, क्यों नाम इसको एक जगह फिक्स रखे हैं। तब जाकर के इन लोगों ने मास्ट्रिट संधि की, और इस संधि के तहत ये डिसाइड हुआ कि भैया यूरोपीय संघ की स्थापना हम करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे, यूरोपीय संघ की स्थापना करेंगे। और कब की थी उन्होंने यूरोपीय संघ की स्थापना, 1992 के अंदर। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन बनता है क्या, कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो उसका आंसर होगा राइट 1992, ना कि 1948। अभी बता देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि यूरोपीय संघ की बनने की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1948 के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने आपको जो बता दिया है कि जो यूरोपीय संघ है वो आर्थिक संगठन के रूप में शुरुआत में स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में जाकर के ये राजनीतिक संगठन के रूप में इसने अपना रूप ग्रहण कर लिया था। और यहाँ पर जो है ये एक राष्ट्र के रूप में ये लोग काम करना स्टार्ट कर रहे थे। मतलब क्या, जो देश है ना छोटे छोटे, वो लोग अब अपने आप को एक एज अ सिटीजन मान करके एक ग्रुप बना रहे हैं, और उस ग्रुप को बनाने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हम एक आपस में एक राष्ट्र है, ठीक है। ये लोग राष्ट्र के रूप में आ जाते हैं, जिनका खुद का अपना एक झंडा है, खुद का अपना एक राष्ट्रगान है, खुद का अपना एक स्थापना दिवस है, खुद की अपनी एक मुद्रा भी है, मुद्रा समझ रहे हो, करेंसी खुद की है। और इन्होंने हालांकि 2003 में खुद का एक अपना एक संविधान बनाने की भी कोशिश करी थी। संविधान समझ रहे हो क्या होता है, कानून की पुस्तक को ही हम संविधान कहते हैं। मतलब क्या, जो 27 देश है, उन 27 देशों को चलाने के लिए एक संविधान बनाने की कोशिश की गई थी।
समझ रहे हो। बट ये फेल हो गया था। अगर ये सफल हो जाता ना, समझ रहे हो कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। आगे हम यहाँ पर अब एक प्रभावशाली कारक कैसे बने ये और इनके जो सदस्य देश हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये वीडियो जो आई गेस 15 मिनट से ज़्यादा ऊपर हो जाएगी अब। बस अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये जो सोवियत संघ है इसका कुछ जो पार्ट रह गया है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आसियान को, उसके बाद चीन, फिर आपका आएगा जापान और साउथ कोरिया। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो गाइस। थैंक यू सो मच, बाय।